नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से आप सुन रहे हैं साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग। स्वागत है श्रोताओं आप सभी का। मैं हूँ सालेहा। स्वस्थ जीवन हर बच्चे का अधिकार है। बच्चों में बेहतर सेहत के लिए सही खान-पान, साफ सफाई बहुत जरूरी है। काफी सावधानी बरतने पर भी छोटे बच्चे अक्सर डायरिया का शिकार हो जाते हैं। डायरिया यानी दस्त यूं तो एक आम सी बीमारी है, लेकिन 5 साल तक के बच्चों में ये रोग मृत्यु का कई बार बड़ा कारण है। प्रदेश भर में 1 जुलाई से स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के दौरान क्या कुछ हो रहा है, कौन सी जन जागरूकता गतिविधियां रखी गई है और इसे किस तरह सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है, इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर प्रदीप चौधरी, स्वास्थ्य विभाग में परियोजना निदेशक बाल स्वास्थ्य। सर, आकाशवाणी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मैम। सर, सबसे पहले हम आपसे स्टॉप डायरिया अभियान के उद्देश्य और इसकी मुख्य गतिविधियों के बारे में जानना चाहेंगे। स्टॉप डायरिया कैंपेन यानी दस्त रोकथाम अभियान, इसका मुख्य उद्देश्य है 5 साल से छोटे बच्चों में दस्त की रोकथाम की जाए और किसी कारण से उनको फिर भी दस्त हो जाए तो उसका बेहतर प्रबंधन, जो कि ORS और जिंक से प्रारंभ होता है, वो उनके घर पे उपलब्ध हो और तुरंत वो इसका उपयोग शुरू करें ताकि बच्चे को गंभीर डायरिया नहीं हो और बच्चे को किसी तरह से कोई जोखिम स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। सर, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में डायरिया के मामलों की अभी बच्चों में वर्तमान स्थिति क्या है और आपको क्या लगता है कि इस तरह के अभियान से किस प्रकार के सुधार की उम्मीद है? राजस्थान राज्य में जो डायरिया का प्रिवेलेंस रहता है, जिसे हम प्रबलता कहते हैं कि बच्चे को कितनी बार डायरिया हुआ, तो वो जो एक सर्वे भारत सरकार की तरफ से होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो 5वां सर्वे हुआ था 2019-21 में, उसके डायरिया के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि राज्य में जो डायरिया का प्रिवेलेंस है वो 7.4 से घट के 6.1 हुआ। अच्छा, यानी पिछले कई सालों से इसकी दर बढ़ी हुई थी और अब वो धीरे धीरे कम हुई है। तो जो NFHS 4 हुआ था 2015-16 में और ये जो 5 19-21 में हुआ था, तो 7.4 से 6.1 इसकी प्रबलता हुई, मतलब कम हुआ इसका प्रिवेलेंस। साथ ही साथ अगर हम राष्ट्रीय औसत से भी तुलना करें तो वो 7.3 है। तो राज्य में बच्चों में जो डायरिया के एपिसोड हुए वो तुलनात्मक रूप से कम हो रहे हैं और ये दर्शाता है कि राज्य में जो डायरिया की रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं वो सफल हो रहे हैं और सही दिशा में जा रहे हैं। अभी आपने बताया कि डायरिया की रोकथाम के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं वो कारगर साबित हो रहे हैं, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये एक विभाग का अभियान नहीं है, इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे विभाग जुड़े हुए हैं। तो इस अभियान में साफ सफाई और स्वच्छता की भी खास भूमिका रहती है। तो आप लोग समन्वित रूप से ये अभियान किस प्रकार संचालित करते हैं? बिल्कुल सालेहा जी, ये जो हम बात कर रहे हैं बार बार की रोकथाम, उसके लिए सबसे आवश्यक है कि स्वच्छ पानी की उपलब्धता सभी को हो। उसके अतिरिक्त जो खुले में शौच होता है वो पूर्णतया बंद हो, सभी शौचालय का उपयोग करें। ये दोनों गतिविधियां, क्योंकि ये हमारे जो PHED विभाग हो गया, हमारे जो अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग विभाग हो गया, इसके अलावा आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं वो गांव-गांव में स्थापित हैं, उनका भी हमें योगदान चाहिए होता है। इस तरह की पॉजिटिव हेल्थ हैबिट्स जो हैं, स्वच्छता उसमें आ गई, साफ सफाई उसमें आ गई, क्लीन वाटर आ गया, हैंड वॉशिंग आ गई, इसका आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से डिसेमिनेशन करना, तो WCD भी इसमें एक इम्पोर्टेंट भागीदार होता है। स्कूल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, क्योंकि बच्चे बहुत बड़े मैसेंजर होते हैं अच्छी आदतों के, और अगर स्कूल एज में उनमें अच्छी हैबिट्स इनकलकेट कर दी जाए, उनमें स्थापित कर दी जाए, तो वो जीवन पर्यंत उनके साथ रहती हैं। तो स्कूल एजुकेशन भी इसमें एक रोल प्ले करता है। पंचायती राज विभाग, क्योंकि वो गांव-गांव तक उनकी पहुंच है और उनके माध्यम से भी हम इसमें मैसेजिंग का फायदा उठाते हैं, ताकि एक पूर्ण रूप से सभी विभागों के इन्वॉल्वमेंट से डायरिया की रोकथाम, और जब डायरिया हो जाए तो जो स्वास्थ्य विभाग का कार्य है कि हम उसको त्वरित उपचार उपलब्ध कराएं, ये हम सुनिश्चित करते हैं। हमारे जो PHS मैडम है, उनकी चेयरमैनशिप में हमने सभी डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी करी अभियान से पहले। भारत सरकार स्तर से भी जो निर्देश हमें प्राप्त हुए थे वो हमने जिला कलेक्टर साहिबान को, ताकि जिले में भी एक समग्र रूप से इस अभियान का क्रियान्वयन हो, तो जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में सभी डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि इस पे उपस्थित रहे और उसके जो भी अभियान के इंडिकेटर्स उन सब पे सब मिलकर काम करेंगे। अभी आपने बताया कि स्कूल्स के जरिए भी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत बड़े संदेश वाहक होते हैं, आज स्कूल में क्या कुछ हुआ वो घर जाकर जरूर बताते हैं। तो बच्चों के साथ महिलाओं को जागरूक करने के लिए आप कौन कौन से विशेष उपाय कर रहे हैं? जैसे ORS का घोल पहुंचाया जा रहा है या जिंक की गोलियां दी जा रही है, तो वो किस तरह घर घर पहुंचाई जा रही हैं? दस्त की जो उपचार की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि
ORS देखिए, ORS एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया जाता है कि मेडिकल ने ऐसी कौन सी चीज बनाई जो इतनी सस्ती थी, इतनी आराम से उपयोग की जा सकती थी, कोई मशीनरी नहीं है, कोई भी उपयोग कर सकता है, और उसके रिजल्ट इतने उत्साहित करने वाले हैं कि अगर बच्चे को आपने ORS शुरू कर दिया दस्त होते ही, वो बच्चे को बहुत गंभीर कुछ नहीं होने वाला है, ही विल सर्वाइव, और वो घर में हम कर सकते हैं। तो आशा जाती है हर घर में, जिस घर में 5 साल से छोटे बच्चे हैं वहाँ पे प्रति बच्चा 2 ORS के पैकेट और 14 दिन की जिंक की गोली उपलब्ध करवा के आती है। ये सलाह दे के आती है कि साफ सफाई का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, क्लीन वाटर, टॉयलेट के उपयोग के बारे में। फिर भी अगर किसी कारणवश बच्चे को डायरिया हो जाए तो आप तुरंत ORS और जिंक शुरू कर दें, और फिर आप चिकित्सक की सलाह ले लें। नज़दीकी हमारा जो हेल्थ वेलनेस सेंटर होता है या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, ANM होती है, बट इनको आप दस्त होते ही शुरू कर दें ताकि कोई गंभीर स्थिति नहीं हो। एडवांस में ही उनको ये सारी समझाइश की जाती है और उपलब्ध घर पे कराई जाती है। तो यानी बहुत सहजता से उनके पास ये उपलब्ध रहती है और वो जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, कई बार ऐसा होता होगा अभियान चलाने के दौरान कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता होगा। बहुत से रिमोट एरियाज होते होंगे या कई एरियाज ऐसे होते होंगे जहां तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है। तो ऐसे में क्या इस अभियान के अलावा भी आप कुछ और कदम उठाते हैं? ORS और जिंक तो देखिए ये एसेंशियल ड्रग लिस्ट का पार्ट है, ये तो हमारी हर आशा के पास हमेशा ही उपलब्ध रहती है। पर क्योंकि ये विषय महत्वपूर्ण है और इस विषय पे बार बार जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं को भी और परिवारों को भी आवश्यक है, और ये कैंपेन का उद्देश्य भी ये होता है कि जिस स्थिति को हम या जिस बीमारी को हम अच्छे से कंट्रोल करते जा रहे हैं उसको हम लगातार बनाए रखें, ताकि वो मैसेज बार बार हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में भी, साथ ही साथ परिवारजनों में भी ये जाता रहे कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है, अगर हम लापरवाही करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। तो ये वर्ष पर्यंत उपचार उपलब्ध हैं, वर्ष पर्यंत सभी विभाग स्वच्छ पानी की उपलब्धता, टॉयलेट के बारे में बात करते हैं। पर क्योंकि अभियान में करने से उस विषय पे एक वेव पैदा होती है, इंफॉर्मेशन की भी होती है और जन भागीदारी भी उसमें आती है, तो उसका महत्व कि हमें डायरिया से बचाव निरंतर बनाए रखना है, ये मैसेज चला जाता है। एक बज़ क्रिएट होता है, लोगों में जागरूकता बढ़ती है। सर, अभी आपने बताया कि ये 1 जुलाई से शुरू हुआ अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। तो अमूमन डायरिया के मामले जो है वो गर्मियों में ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्या मॉनसून में इसकी सक्रियता उतनी रहती है? मॉनसून में केसेस ज्यादा आते हैं क्योंकि जब बरसात होती है तो जो हमारा बरसात का जो पानी है जिसमें कि कई तरह के मिक्सिंग हो जाती है और कहीं जगह वो वाटर सोर्स से मिक्स कर जाता है। गर्मियों में जो डायरिया के ज्यादातर मामले आते हैं वो फूड बॉर्न जो डायरिया होता है, दूषित खान पान से, वो ज्यादा आते हैं और उसमें नियंत्रण फिर भी थोड़ा आसान है। लेकिन जब पानी अगर दूषित हो जाए या फिर अगर हम सावधानी नहीं बरतें, हम अगर स्वच्छता का ध्यान नहीं रखें अपने आसपास, मॉनसून में इस वजह से ज्यादा डायरिया आता है, और जो कि सभी के लिए एक जनरलाइज एक इशू रहता है। दूषित पानी के इस्तेमाल से जो डायरिया के मामले हैं वो मॉनसून सीजन में ज्यादा देखने को, वो बरसात आ गई, कहीं पे बाढ़ आ गई तो मिक्सिंग ऑफ वाटर, जो हमारा वाटर सोर्स है उसमें मिक्सिंग हो जाने से भी ज्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए इस कैंपेन को जून, जुलाई और अगस्त के आसपास ही रखा जाता है। तो ज्यादातर वाटर बोर्न जो डायरिया है वो मॉनसून में ज्यादा होता है। सर, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ आप जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीद रखते हैं, उनकी किस प्रकार की सहभागिता हो इस तरह के अभियान में? इस अभियान का जो उद्घाटन था 1 जुलाई को, उसमें हमने निर्देश दिए भी थे कि जो भी आपके जनप्रतिनिधि हैं उन्हें आवश्यक रूप से आप इसमें शामिल करें, उनकी उपस्थिति में इसका आप शुभारंभ करें। हमने भी राज्य स्तर से माननीय चिकित्सा मंत्री साहब द्वारा ही इसका शुभारंभ करवाया था। जनप्रतिनिधि इस तरह की गतिविधियों में जो कि साफ सफाई, स्वच्छता और इन सब से रिलेटेड है, उनका मैसेज बहुत प्रभावी होता है और उनकी जो जनता से कनेक्ट होती है वो बहुत बेहतर होती है। तो वो मैसेज जनता एक्सेप्ट भी करती है और उसका कंप्लायंस बेटर होता है। तो हमने सभी जिलों को, जो भी प्रभावशाली व्यक्ति जिले के हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ब्लॉक स्तर तक भी हमने इसके उद्घाटन में और लगातार उनकी उपस्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और ऐसा हुआ भी है। सर, अगर हम गतिविधियों की बात करें तो किस तरह से प्रचार माध्यमों का सहारा लिया जाता है जन जागरूकता के लिए? जैसे मेन अभियान का जो थीम है उसके आधार पे ORS और जिंक का हम बहुत ज्यादा प्रमोशन करते हैं। इस दौरान सभी चिकित्सा संस्थानों में और आंगनबाड़ी केंद्रों पे ORS जिंक कोनरम लगाते हैं, ताकि हम जो भी वहाँ पे मरीज आ रहे हैं दिखाने, तो उसमें कुछ केसेस डायरिया के भी हो सकते हैं, तो उनको हम ये बताते हैं कि आप डायरिया अगर हो जाए तो ORS जिंक का उपयोग करें और विधि बताते हैं। ORS का घोल कैसे बनाना है, 1 लीटर साफ पानी लेना है, जहाँ तक हो सके उबला हुआ पानी लें ताकि उसमें कोई कीटाणु नहीं हो।
उसके पश्चात उनको बताते हैं जिंक का क्या महत्व है। जिंक का महत्व ये है कि अगर बच्चे को जिंक पहले दिन से स्टार्ट हो जाती है तो उसका जो डायरिया है वो गंभीर नहीं होता है। जिंक हमारी जो इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियम होती है उसको रिकवर करने में हेल्प करती है, तो बहुत सीरियस नहीं होता, मतलब जानलेवा साबित नहीं होता अगर ये रोग हो भी जाए। और जिंक से ये भी बेनिफिट होता है कि वापस उसको दोबारा डायरिया होने के चांस भी कम हो जाते हैं जी, क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन बेटर प्रिपेयर्ड होती है इस तरह के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो जिंक इसलिए हम प्रमोट करते हैं। ओआरएस क्योंकि वो जो उसके अंदर डिहाइड्रेशन हुआ है, जो निर्जलीकरण हुआ है, उसको एडजस्ट करता है ताकि बच्चे को डिहाइड्रेशन नहीं हो। इसके बारे में प्रचार प्रसार वहाँ पे होता है। इसके अलावा जो भी हमारी विभिन्न आईसी गतिविधियां होती है, जैसे उसमें हो गया स्कूलों में प्रभात फेरी के लिए हम बोलते हैं, स्कूल के जो प्रार्थना सभा के दौरान हम बोलते हैं कि आप एटलीस्ट आधा घंटा या 15 मिनट जो भी है इस पे भी बात करें, क्योंकि इस मानसून में इसका थोड़ा प्रभाव बढ़ जाता है। इसके अलावा जो विभिन्न आईसी माध्यम हम जिला स्तर पे, उसमें होर्डिंग्स हो गए, उसमें माइकिंग के थ्रू भी प्रचार प्रसार होता है। और बच्चों को हाथ धोने के लिए भी बार बार प्रेरित किया जाता है क्योंकि कीटाणु लग सकते हैं। हैंड वॉशिंग की प्रक्रिया भी उन्हें बताई जाती है। हैंड वॉशिंग का उसका भी एक पूरा मेथड है कि किस तरह से पूरे हाथ साफ हों सुनिश्चित किया जाए। लगभग 20 से 30 सेकंड तक हैंड वॉशिंग हम प्रमोट करते हैं। उसमें साबुन का उपयोग भी हम प्रमोट करते हैं ताकि सभी बैक्टीरिया उसमें समाप्त हो जाए। और एक बात आपसे बस ये जानना चाहेंगे कि आप ये अभियान हर साल चलाते हैं, वर्ष पर्यंत भी बहुत सारी गतिविधियां करते हैं, लेकिन अभियान की सफलता के मापदंड आप क्या रखते हैं और उन्हें कैसे रिव्यू करते हैं? अभियान की सफलता के लिए एक तो हम वर्चुअल एक मॉनिटरिंग लिंक भी हम बनाते हैं, जिससे हमारे जितने भी संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और सेक्टर स्तरीय जो अधिकारी हैं वो घर घर जाके और मॉनिटरिंग विजिट करते हैं और उसकी सूचना हमें मिलती है। वेब लिंक के माध्यम से हम करवाते हैं। उसके पश्चात हम ये देखते हैं कि इस वर्ष अभियान में आशाओं द्वारा कितने घरों में ओआरएस और जिंक उपलब्ध कराया गया, कितने केसेस ऑफ डायरिया इस वर्ष इस अभियान अवधि में रिपोर्ट हुए, कितने केसेस गंभीर डायरिया के रिपोर्ट हुए, कितने बच्चों को आगे रेफर किया गया और कोई डेथ अगर हुई हो, इसके अलावा कहीं कोई डायरिया का आउटब्रेक हुआ हो। ये सारे इंडिकेटर्स पे हम हर वर्ष जो भी प्रोग्रेस रहती है उसकी तुलना करते हैं और जिलेवार हम इसका एनालिसिस करते हैं कि कौन से जिले में डायरिया के आउटब्रेक हुए, तो वहां पे फिर ज्यादा फोकस्ड एक्टिविटी अभियान पर्यंत भी चलती रहती है। सर, इस अभियान में भाग लेने के लिए आपने बताया एक तरीके से कई विभागों का समन्वित अभियान है, तो इस साक्षात्कार के माध्यम से आप आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो कोरोना ने हमें सिखाया है वो एक बात सिखाई है कि हमेशा बचाव उपचार से बेहतर होता है। तो हम जो बात करते हैं, 3 बात करते हैं हम डायरिया में, PPT, प्रोटेक्ट, प्रिवेंट एंड ट्रीट। प्रोटेक्शन कैसे होगा? बच्चे को देखिए 6 महीने तक आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, 6 माह तक बच्चे को केवल स्तनपान कराइए, उसकी इंटेस्टाइन, उसकी आंत जो है बहुत स्वस्थ रहती है, सिर्फ दूध पिएगा, बाहर से कुछ नहीं पिएगा तो कोई इन्फेक्शन भी नहीं आएगा। 6 महीने तक आप केवल और केवल माँ का दूध पिलाइए, स्तनपान कराइए। दूसरा हम बोलते हैं 6 महीने बाद उसकी जो भूख है वो बढ़ने लगती है, तो सिर्फ माँ के दूध पर्याप्त नहीं होता है, तो उसे स्वच्छ एडिक्वेट जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्री मिलना चाहिए वो दीजिए। विटामिन ए उसको 1 साल के बाद 6 महीने से मिलता रहे। रोटा वायरस का टीका उसके लगे, जो कि हमारे जो समय समय पे टीके लगते हैं उसी का एक भाग है। उसको मीजल्स का टीका जरूर लगे, क्योंकि मीजल्स वायरस भी डायरिया के कारण होता है, तो जो 9 महीने पे लगता है टीका वो आवश्यक रूप से लगे उसके। उसके बाद हैंड वॉशिंग, अपने घर में एक प्रैक्टिस बनाएं कि कभी भी खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोए जाएंगे। उसके बाद टॉयलेट का उपयोग, और अगर फिर भी दस्त हो जाए तो जो भी हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता उनको बताते हैं, उपलब्ध कराते हैं, उस अनुसार ओआरएस और जिंक का उपयोग तुरंत शुरू किया जाए। यही हम अगर कर लेंगे तो बहुत जल्द हम जो डायरिया का कंट्रीब्यूशन रहता है, 5 साल से छोटे बच्चों की जो अगर 100 मृत्यु होती है तो उसमें लगभग 4% डायरिया के कारण होती है, इसको हम बहुत जल्द शून्य पे ला पाएंगे। तो श्रोताओं, डायरिया को हराना है, साफ सफाई और ओआरएस को अपनाना है। इस जानलेवा बीमारी के उचित प्रबंधन और स्टॉप डायरिया अभियान से जुड़ी जानकारी देने के लिए डॉक्टर प्रदीप, आपका बहुत बहुत आभार। श्रोताओं, आपसे आज्ञा ले उससे पहले बता दें, कार्यक्रम का संपादन किया राजेंद्र सिंह डारा ने, संयोजन डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना। नमस्कार।